आपका इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम माध्यमिक 2024 के मैथ्स पेपर के सॉल्यूशनों को सीखेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, यदि साधारण ब्याज का दर तथा चक्रवृद्धि ब्याज का दर दोनों का प्रतिवर्ष 10% है तो द्वितीय वर्ष में किसी निश्चित मूलधन का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात क्या होगा। यहाँ एक चीज ध्यान देने वाली है, यहाँ लिखा हुआ है द्वितीय वर्ष में, यहाँ ये नहीं लिखा हुआ है कि द्वितीय वर्ष के अंत में, तो ये हमें ध्यान देना होगा। हम अपनी सुविधा के लिए मूलधन को 100 मानेंगे। x मानकर करने से थोड़ी कठिनाई होती है, क्योंकि यहाँ बोला गया है निश्चित मूलधन, यानी मूलधन हमें मालूम नहीं है, तो कोई भी एक मूलधन ले सकते हैं। तो हम अपनी सुविधा के लिए एक जो मूलधन है उसे 100 मान लेंगे। हमें लिखेंगे माना मूलधन बराबर 100 रुपए। इसीलिए प्रथम वर्ष के लिए जो प्रथम वर्ष है उस प्रथम वर्ष के लिए मूलधन जो है 100 रुपये हो जाएगा, दर जो है वो 10% हो जाएगा और समय जो है वो 1 वर्ष हो जाएगा। इसीलिए जो साधारण ब्याज होगा हमारा उसे हम ज्ञात करेंगे P इंटू आर इंटू टी के सूत्र से। तो यहाँ P का वैल्यू 100 है, R का वैल्यू जो है आपका 10 है और T का वैल्यू 1 है, बट्टा 100 और 100 कट जाएगा, बचेगा 10 रुपये। ये प्रथम वर्ष के लिए। चक्रवृद्धि ब्याज में भी जो है प्रथम वर्ष के लिए जो ब्याज होता है वो भी 10 रुपये ही होगा, समान ही होता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज भी जो है वो प्रथम वर्ष के लिए जो है 10 रुपये ही होगा। द्वितीय वर्ष के लिए ध्यान देने में, यहाँ जो है ध्यान देने योग्य चीज है, द्वितीय वर्ष के लिए जो मूलधन है साधारण ब्याज के केस में वो 100 रुपये रहेगा, जो दर है वो 10% रहेगा और समय भी जो है वो कितना रहेगा, 1 वर्ष रहेगा। इस हिसाब से दूसरे वर्ष के लिए जो ब्याज आएगा इसी सॉल्यूशन को फॉलो करते हुए हमारा 10 रुपये ही आएगा। लेकिन जब हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो दूसरे वर्ष के लिए हमारा जो मूलधन होगा वो 100 रुपया और प्लस पहले का जो 10 रुपया था वो हो जाएगा, यानी जो ब्याज का 10 रुपया था वो हो जाएगा, यानी जो मूलधन होगा वो 110 रुपया हो जाएगा। तो उसके बाद जो दर है वो हमारा 10% होगा और जो समय है वो आपका 1 वर्ष हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज जो कि दूसरे वर्ष के लिए निकालना चाहें तो हमारा कितना हो जाएगा, जो ब्याज होगा इसके हम साधारण सूत्र से ही निकालेंगे, P इंटू आर इंटू टी बाई 100 करके निकालेंगे। तो यहाँ हमारा P हो गया 110 रुपये, R हो गया 10 और समय हो गया 1 बट्टा 100। ये 0 0 यहाँ से कट गया, बच गया 10 गुने 1 11। तो यानी जो ब्याज आ गया वो है 11 रुपये। यानी दूसरे वर्ष में अगर हम ध्यान दें तो दूसरे वर्ष में हमारा जो साधारण ब्याज है वो है 10 रुपया और जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो है 11 रुपया। इसीलिए जो अनुपात होगा ब्याज का दूसरे वर्ष में वो होगा 10:11। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 10:11। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न 2 कह रहा है, यदि समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का एक मूल दूसरे मूल का विलोम है तो इनमें से कौन सा सही होगा। तो जो द्विघात समीकरण हमें दिया गया है ax² प्लस abx प्लस bc बराबर 0 है। अगर हम ध्यान करें कि अगर कोई भी एक द्विघात समीकरण है जो कि ax² प्लस
बी एक्स प्लस सी बराबर जी के रूप में है, तो अगर उनके दो मूल अल्फा और बीटा है, तो हमें एक सूत्र मालूम होना चाहिए कि जो मूल का योग होता है यानी अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो क्या होता है, माइनस बी बट्टा ए, यानी जो x का गुणांक माइनस x का जो गुणांक होता है बट्टा जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है उनका अनुपात होता है, यानी जो सम होता है, जो मूलों का योग होता है वो माइनस बी बट्टा ए होता है। और उसी प्रकार से जो मल्टीप्लाई या गुणनखंड होता है मूलों का, वो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बट्टा ए। तो सी बट्टा ए, तो सी क्या होता है, स्थिरांक। समीकरण में जो है स्थिरांक होता है उसे हम सी से दिखाते हैं, और ए यानी एक्स स्क्वायर का जो है गुणांक होता है। तो इसी सूत्र की सहायता से इस प्रश्न का समाधान हमें करना है। तो जो मूल मंत्र यहाँ दिया गया है कि एक मूल जो है दूसरे मूल का विलोम, हम मान लेंगे कि माना पहला मूल या प्रथम मूल या कोई एक मूल जो है वो क्या है, अल्फा, इसीलिए दूसरा जो होगा वो क्या होगा, मूल जो है वो क्या हो जाएगा, एक बट्टा अल्फा। यहाँ विलोम कहने का मतलब हो गया जो है उसका उल्टा होना, तो एक बट्टा अल्फा। अगर हम ये पहला सूत्र लगाए तो हमें कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, लेकिन अगर हम दूसरा सूत्र लगाए तो हमें हमारा समाधान हो जाए। हम यहाँ लिखेंगे इसीलिए जो मूलों का गुणनफल होगा एक्स सॉरी अल्फा गुने एक बट्टा अल्फा बराबर वो क्या होता है सी बट्टा ए, यानी स्थिरांक बट्टा एक्स स्क्वायर गुणनफल या गुणांक। तो यहाँ स्थिरांक क्या है, बीसी है, तो हम लिखेंगे बीसी बट्टा और एक्स स्क्वायर का गुणांक आपका क्या है, ए, यहाँ हो जाएगा ए। तो ये इसी सूत्र से हो जाएगा, सेकेंड वाले सूत्र से। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अल्फा और अल्फा कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा एक बराबर बी सी बट्टा ए। अगर हम इसको गुना करें क्रॉस गुना, तो एक नीचे डाल के, तो ये एक इंटू ए बराबर बी सी। तो हमारा जो समीकरण बन रहा है ए बराबर बी सी, यही हमारा उत्तर होगा। अब ये ऑप्शन नंबर क्या है, डी में हमारा ये ऑप्शन है ए बराबर बी सी। तो इसी को जो है ऑप्शन नंबर डी हमारा दूसरे प्रश्न का उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न 3 कह रहा है 5 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर व्यास के क्रमशः दो वृत्त यदि परस्पर अंतः, ये सब गलत, यहाँ स्पर्श होगा, स्पर्श करते हैं तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी क्या है। तो प्रश्न बहुत आसान है। सबसे पहले जो है हम एक वृत्त बनाते हैं, तो ये हमारा एक वृत्त है बड़ा, और उसके भीतर एक और वृत्त है जो इसे अंतः स्पर्श कर रहा है। तो हमारा दूसरा वृत्त इस प्रकार से जो है इसे अंतः स्पर्श कर रहा है। तो एक वृत्त का जो व्यास है वो है आपका 7 सेंटीमीटर, और एक वृत्त का जो है व्यास है वो है 5 सेंटीमीटर। तो पहला वाला जो है, तो इस छोटे वृत्त का जो व्यास है वो है 5 सेंटीमीटर, और बड़े वृत्त का जो व्यास है वो है 7 सेंटीमीटर। तो ये आपका बड़ा 7 सेंटीमीटर। तो अगर हम इसको दिखाएं, डी बराबर 7 सेंटीमीटर और स्मॉल डी यानी छोटे वृत्त के लिए 5 सेंटीमीटर। तो इसका जो अर्धव्यास निकलेगा बड़े का, उसको हम कैपिटल आर से दिखा रहे हैं, होगा 7/2 यानी 3.5 सेंटीमीटर, और जो छोटा वृत्त होगा उसका व्यास होगा 5/2 यानी 2.5 सेंटीमीटर। अब हम ध्यान से इस चित्र को देखें, तो अगर हम छोटे वृत्त का केंद्र देखें तो ये यहाँ है, और बड़े वृत्त का केंद्र अगर यहाँ है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है आपकी 2.5, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है 3.5 सेंटीमीटर। तो हमें जो है केंद्रों की दूरी के निकालने के लिए उनके अर्ध व्यास को अगर घटा दिया जाए तो हमें केंद्र के बीच की दूरी ज्ञात हो जाएगी। इसीलिए हम लिखेंगे आर माइनस आर बराबर आपका 3.5 माइनस 2.5, यानी इसको घटाएं तो 1 सेंटीमीटर आएगा। तो हमारा जो उत्तर होगा वो 1 सेंटीमीटर यानी ऑप्शन नंबर 1 होगा। हमारा अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न 4 है कि tan थीटा प्लस cot थीटा का न्यूनतम मान क्या होगा।
तो इसका समाधान हम लोग करते हैं। हमें दिया गया है क्या कि tan थीटा प्लस cot थीटा का मान न्यूनतम मान क्या होगा। हम इसके लिए लिखेंगे कि वर्गमूल tan थीटा का होल स्क्वायर, हम लिख सकते हैं कि वर्गमूल का स्क्वायर जो है फिर से वही संख्या चलाती है, प्लस cot थीटा का वर्गमूल का स्क्वायर। अब इसे हम एक फॉर्मूला के जरिए लिखेंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है। तो इसी रूप में हम लिखेंगे कि वर्गमूल tan थीटा प्लस वर्गमूल cot थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू वर्गमूल tan थीटा डॉट वर्गमूल cot थीटा बराबर, इसे हम ऐसे ही लिखते जाएंगे। ये tan थीटा प्लस वर्गमूल cot थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू वर्गमूल में दो संख्या है, इनको गुना करने पर वर्गमूल आपस में जुड़ जाती है, यानी वर्गमूल x गुने वर्गमूल y को हम लिख सकते हैं वर्गमूल एक्स वाई। तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा डॉट cot थीटा। तो यहाँ से क्या आएगा वर्गमूल tan थीटा प्लस वर्गमूल cot थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू, हम जानते हैं tan थीटा इंटू cot थीटा का वैल्यू होता है 1, यानी वर्गमूल 1 हो गया ये। इसके बाद हम लिख सकते हैं वर्गमूल tan थीटा प्लस वर्गमूल cot थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू वर्गमूल 1 का मान 1 होगा। इसके बाद हम इसे लिख सकते हैं वर्गमूल tan थीटा प्लस वर्गमूल cot थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2। अब यहाँ हमने लिखा है कि एक्सप्रेस कर दिया, हमने बता दिया है कि tan थीटा प्लस cot थीटा का जो है हम उसे वर्गमूल tan थीटा प्लस वर्गमूल cot थीटा का होल स्क्वायर में लिख सकते हैं। अब हम अगर इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखें तो tan थीटा प्लस cot थीटा या अंदर में जो भी है उसे किसी भी मान के लिए ये जो एक्सप्रेशन है यानी पूरा स्क्वायर हमेशा जो है पॉजिटिव होगा, यानी कभी भी इसका वैल्यू नेगेटिव नहीं होगा। इसका मिनिमम वैल्यू जो हो सकता है वो है 0 हो सकती है। इस प्रकार से अगर हम पूरे चीज को देखें तो अगर इसका वैल्यू मिनिमम वैल्यू 0 होगा या फिर उससे ज़्यादा ही होगा, तो यानी इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू अगर हम देखें तो क्या हो सकता है 0 माइनस 2 यानी -2, यानी tan थीटा प्लस cot थीटा का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो क्या होगा -2, यानी हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 5 है। प्रश्न 5 कह रहा है यदि एक ठोस अर्धगोलक तथा एक ठोस बेलन के आधार का क्षेत्रफल तथा ऊंचाई का मान समान हो तो उनके आयतन का अनुपात होगा। तो हमें आयतन का अनुपात ज्ञात करना है एक अर्धगोलक का और एक ठोस बेलन का। परंतु उसमें कंडीशन दिया गया है कि उनका क्षेत्रफल आधार का क्षेत्रफल समान है और ऊंचाई जो है समान है। अगर हम इसको ड्रॉ करें तो हम इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो है हमारा एक अर्धगोलक है और ये इसका जो है आधार है, इसे उल्टा जो है हम लोग ड्रॉ किए हैं। और एक बेलन अगर हम ड्रॉ करें तो ये इस प्रकार से जो है बनाया जा सकता है। अब बोला गया है कि दोनों के आधार का क्षेत्रफल समान है। हम देख रहे हैं दोनों का आधार जो है वृत्ताकार होगा। अगर यदि उनका क्षेत्रफल समान है यानी उनका जो अर्धव्यास होगा वो क्या होगा समान, दोनों ही वस्तुओं के लिए आर मान लेंगे। यदि उनके आधार का क्षेत्रफल समान है तो उनका जो अर्धव्यास होगा वो भी क्या होगा समान होगा। तो उसके बाद कहा गया कि उनकी ऊंचाई जो है वो समान है। अर्धगोलक के केस में जो ऊंचाई होगी वह यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी जो कि अर्धव्यासी, और बेलन के केस में अगर हम ऊंचाई h माने तो यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी। अब कहा गया है कि जो है ऊंचाई जो है दोनों का समान है, तो अर्धगोलक की ऊंचाई r है और बेलन की ऊंचाई क्या है h है, यानी हम कह सकते हैं कि r जो है वह किसके बराबर होगा h के बराबर होगा। तो ये प्रश्न में यही सबसे जरूरी चीज समझना है कि एक अर्धगोलक की जो ऊंचाई की बात की जाएगी तो वह उसका अर्धव्यास होगा, और अगर कहा जाए कि उसकी ऊंचाई जो है बेलन की ऊंचाई के बराबर है यानी उसका जो अर्धव्यास होगा वो बेलन की ऊंचाई के बराबर होगा, यानी r बराबर h होगा। अब हम इसका समाधान आगे करते हैं। हम जानते हैं कि अर्धगोलक का जो आयतन होता है, यानी हम यहाँ लिखेंगे अर्धगोलक का आयतन, तो इसका सूत्र होता है 2/3 पाई r क्यूब, ये फॉर्मूला होता है। इतना घन इकाई जो है इसका आयतन होगा। अब हम जो है बेलन का भी आयतन ज्ञात करेंगे।
तो बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। और हम जानते हैं जो एच है वो आर के बराबर है, यहाँ हमने भी देखा। तो हम यहाँ बैठाएंगे पाई आर स्क्वायर इंटू आर, एच की जगह, यानी क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू आर, आर क्यूब। तो हमारा जो बेलन का आयतन है वो क्या है? पाई आर क्यूब। हम लिखेंगे इसीलिए अर्धगोलक का आयतन, अर्धगोलक का आयतन बट्टा बट्टा बेलन का आयतन बराबर, तो अर्धगोलक का जो आयतन है वो है 2/3 पाई आर क्यूब, और जो बेलन का आयतन है वो है पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। तो यहाँ से पाई और पाई कट गया, आर क्यूब और आर क्यूब कट गया, तो बचा से 2/3, यानी अनुपात होगा 2:3। यानी हमारा उत्तर जो है वो होगा उत्तर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ये हमारे प्रश्न 5 का समाधान है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न 6 कह रहा है यदि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के माध्य और मध्यक का क्रमशः ए और एम है तो उनके बीच संबंध ज्ञात करें। तो हम जानते हैं प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब हमें जो है इनका क्या निकालना है? एक तो माध्य निकालना है और एक मध्य निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग माध्य निकालते हैं। तो माध्य का फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है। माध्य होता है कि सभी जो अंक है, सभी जो नंबर है या संख्या है, उनका योगफल बट्टा जितने भी संख्या है उनका वो वैल्यू। तो यानी हम लिख सकते हैं माध्य 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 बट्टा यहाँ संख्याओं की संख्या कितनी है? 10, यानी 10 संख्याएं हैं। अगर इसको जोड़े तो 1 + 2 3, 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 8 36 9 45 10 55, यानी यहाँ हो गया 55/10, यानी हमारा वैल्यू होगा 5.5। अब हम माध्यक निकालेंगे। तो माध्यक का सूत्र होता है, चूंकि यहाँ पर जो संख्याओं की संख्या है वो 10 है, यानी एक जो है सम संख्या है, यानी इवन नंबर है, तो हमारा जो सूत्र होगा वो होता है n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म बट्टा 2। यहाँ n जो है संख्याओं की संख्या है, तो यहाँ n जो है 10 है, तो 10/2 यानी 10/2 ट्वेल्थ टर्म प्लस 10/2 प्लस 1 टर्म बट्टा 2। तो यहाँ 10/2 यानी फिफ्थ, यानी पांचवा पद, प्लस यहाँ 5 कट के यहाँ 5 और 1 6 आ जाएगा, यानी छठा टर्म जो होगा उनका हम लोग औसत निकालेंगे। तो हमारा पांचवा टर्म है 1 1 2 3 4, ये पांचवा और ये है छठा, यानी 5 + 6/2, यानी 5 + 6 यानी 11/2, यानी 5.5। यानी हमारा जो माध्य है वो भी 5.5 है और मध्यक है वो भी आपका 5.5 है, यानी जो ए है यानी माध्य है और मध्य दोनों बराबर है, यानी हम कह सकते हैं इसीलिए ए बराबर एम है, यानी हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद है आपको सभी प्रश्नों के समाधान समझ में आए होंगे। इनका अभ्यास करें। कोई समस्या त्रुटि होने से कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।